नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे आरडी शर्मा से एक्सरसाइज 5.6 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 65 तक का क्वेश्चन हम लोग सारा कर चुके थे। अभी 66 से स्टार्ट करते हैं। 74 ही क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से सारा का सारा इकट्ठे ही कर ही लेंगे इसी वाले वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो पेशेंस बना करके रखिएगा और फिर देखते हैं इसके आगे हम लोगों को क्या आगे स्टार्ट करना है। अगर आपका कोई कमेंट्स आता है तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर कोई कमेंट्स नहीं आता है तो फिर अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो खैर क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है कि there are 25 tree at an equal distance of 5 meter in a line of with a well। मैंने कि कहीं पे वॉल है, ये वेल है, कहीं वेल विथ ए वेल, यानी कि एक जगह पे क्या है कि आपके पास में ये रखा हुआ है, कुआं है कहीं पे। उस कुआं से 25 ट्री जो है सो 5 मीटर के इक्वल डिस्टेंस पे लगाया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर्स। ये कुछ एनसीईआरटी की तरह का ही क्वेश्चन दिख रहा है कि मेरे पास में सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक तरह का कुआं बनाया हुआ, एक तरह का वेल है यहाँ पे। यहाँ से जो पहला जो ट्री स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट ट्री मेरे पास में स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 10 मीटर पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो ट्री स्टार्ट होगा वो ट्री स्टार्ट होगा आपके पास में हर एक ट्री 5 मीटर पे। और ऐसा करते करते टोटल नंबर ऑफ जो ट्री आएगा वो 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, और इस तरह से करते करते टोटल नंबर ऑफ ट्री जो आपके पास में दिखाई देगा वो 25 ट्री है यहाँ से वहाँ तक का टोटल नंबर ऑफ ट्री। इतने दूर में ये बात समझ में हम लोगों को आ चुका है। अब आगे बोल रहा है ए गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्री सेपरेटली। अब वहाँ पे क्या है, ए गार्डनर यानी कि जो बगीचा में जो काम करने वाला आदमी है वो क्या करता है, इस कुएं से जाते सेपरेटली करता है, यानी कि इस यहाँ से गया इसके पास, वापस इसमें पानी ला कर डाला। A gardener waters all the trees separately starting from the well and returns to the well after watering each tree to get water for the next. Find the total distance of the gardener he covered। अब ये बोल रहा है कि भाई कहानी है मेरे पास एनसीईआरटी की। कुआं के पास से गया, इसके पास गया, वापस से इस कुआं के पास आ गया। तो एक स्टेप में क्या हुआ, उसका पानी का जो पटाने का काम होता मतलब पानी का जो देने का जो काम होता है, और हमारे मिथिला में इसको पटाना भी बोला जाता है। ये क्या है कि कोई लोकल लैंग्वेज में तो लोकल ही बात होता है, ये तो भाषा का खासियत है अपना। तो यहाँ से गया, पानी को यहाँ पे सिंचाई करने के लिए गया, वापस यहाँ पे आया। यानी कि अगर हम पहले वाले के बारे में बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर लेगा वो 20 मीटर का कर रहा है गार्डनर जो है। इसके बाद यहाँ से वापस वो यहाँ पे आया, यानी कि 10 + 5 15, तो वापस वो वहाँ तक जाएगा। 15 + 15 यानी कि 30 का हो गया नेक्स्ट वाला। इसी तरह से आगे यहाँ पे 20, वापस 20, यानी कि 40 का यहाँ पे दिख रहा है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम इस नंबर को a बोल दें तो इसमें से अगर हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास में 10 का, यानी कि a 20 का निकल गया और जो डिफरेंस था वो निकल के आ गया मेरे पास में 10 का। अब यहाँ से मात्र 25 ट्री है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गार्डनर। कि गार्डनर जो है एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करके जा पाएगा, इसके बारे में बात चल रहा है। तो हम लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्री होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते 25 ट्री है। तो बेसिकली हम लोगों को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे S25 ही फाइंड करना है। तो सिंपली लिख देते हैं S25 = 25/2 ब्रैकेट में 2a। a की जगह पे लिखा हुआ है मेरे पास में 20 + n तो यहाँ पे 25 लिखा हुआ, और हम लोग ये चीज़ सीखे थे कि 25 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 24, और d की जगह पे जिस वैल्यू को लिखेंगे वो लिखेंगे 10 का, और ऐसे कर लेंगे। वापस से वही कहानी है कि मेरे पास में बहुत सा बच्चा ऐसे भी काट देता, तो मैं यहाँ पे काट के दिखा देते। 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 से ये 12 कर लेंगे। क्यों ऐसा करता है, बेसिकली वो 2 को इन दोनों जगहों से कॉमन ले लेता है, और जहाँ जहाँ भी यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक पार्ट, 2 पार्ट यहाँ का दोनों पार्ट नहीं, दोनों में से कोई एक पार्ट को वो काट देगा। तो क्या बचेगा 25 ब्रैकेट में 20 + 120। वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया, ये 20 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये आ गया 140 का। यानी कि 140 को अब 25 से बस मल्टीप्लाई करने भर का दे रही है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 25 1 = 25 + 10 यानी कि 35, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो करेगा 3500 मीटर का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आखिर वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का काम था वो काम आखिर वो स्टार्ट कैसे किया और कंप्लीट वो कैसे करेगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वापस यहाँ तक 20 का, इसी तरह से आगे तो यहाँ से 25 तक और वापस आएगा, यानी कि सबका समेशंस करना होगा यहाँ से
इस वाले में समेशन दिख नहीं रहा है, इस वाले में शायद ना दिख रहा हो, मगर जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सम करना टफ होते जाएगा, और जैसे जैसे सम करना टफ होते जाएगा उसी तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो खैर अब हम लोग अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो बोल रहा है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। 67 पे ए मैन इज़ एम्प्लॉयड टू काउंट 10710। एक आदमी है जिसको पैसा काउंट करने के लिए रखा गया है। ए मैन इज़ एम्प्लॉयड टू काउंट 10,710 रुपीज़। ही काउंट्स एट द रेट ऑफ 180 रुपीज़ पर मिनट। एक आदमी है जिसको पैसा काउंट करने के लिए रखा गया है, और वो आदमी क्या करता है कि एक बार मतलब टोटल जो अमाउंट वो कैलकुलेट कर रहा है वो कैलकुलेट कर पा रहा है 10,710 रुपये का। दूसरा ही बात इसमें ये बोला कि उसका काम ये वो साथ में उसका जो स्पीड है वो ऐसा है कि 1 मिनट में वो 180 रुपये ही काउंट कर पाता है, ठीक, पर मिनट। अब ये बोल रहा है फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए वो क्या कर रहा है, मतलब टोटल को काउंट करना है 10,710 रुपया, ये टोटल उसको काउंट करना है, मगर वो काउंट कितना कर रहा है 180 रुपीज़ को वो काउंट कर रहा है पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट में। और ये काम स्पीड जो होगा वो 30 मिनट तक, यानी कि 30 मिनट तक इसका ये काम कंटिन्यू चालू है। अब वैसे बात आदमी है, काम करेगा तो कभी ना कभी तो 30 मिनट के बाद थकेगा ही थकेगा। थक जाने की वजह से क्या होता है, आफ्टर दिस यानी कि 30 मिनट के बाद ही आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट। उसके बाद क्या होता है कि हर एक मिनट में बेचारा 3 क्या करता है, 3 रुपये कम कर देता है। यानी कि अगर 30 मिनट के बाद जैसे ही वो 31वां मिनट में स्टार्ट होगा या और 31 कंप्लीट होगा तब तक में वो क्या हो जाता है 177 पर मिनट रुपीज़ ही वो कैलकुलेट कर पाता है, इतने रुपये ही वो कैलकुलेट कर पाता है। फिर क्या होगा 3 मिनट के मतलब 1 मिनट के वापस से बाद क्या होगा वो 174 पर मिनट पे पहुंच जाता है। कब, जब इसके बाद 32 स्टार्ट होगा तब, 32 जब स्टार्ट होगा तब। कहने का ये मतलब है कि धीरे धीरे इसका स्पीड बेचारे का कम होना शुरू हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको टाइम बताना है कितना आएगा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए मैन, फिर से पढ़ देते हैं। ए मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट 10,710 रुपीज़। ही काउंट्स एट द रेट ऑफ 180 रुपीज़ पर मिनट फॉर हाफ एन आवर। आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस every minute than the preceding minute. Find the time taken by him to count the entire amount. अब आपसे ये पूछा है कि entire amount को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा, ये बता दीजिए। तो बहुत साधारण सा बात है यहाँ पे कि 180 मिनट में अगर हम इसके बारे में काम कर रहे हैं तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना काउंट होगा, ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा कि टोटल कितना काउंट होगा। 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में कितना 5400। टोटल अमाउंट में से इतना वो कैलकुलेट कर चुका है 30 मिनट में। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने स्पीड को कम करते जा रहा है। तो आपके पास टोटल अमाउंट जो यहाँ पे ये लिखा हुआ था उसमें से अगर आप इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना अमाउंट बचा रह गया है ये तो आ जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 10710। तो आ गया 5310, ये वो नंबर आएगा जिसके हिसाब से वो काउंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में जो नंबर अब स्टार्ट हो रहा है वो 30 मिनट तक तो ये काम कर चुका। अब 31वां मिनट में जैसे ही वो एंटर करेगा आपके पास में 177 का रूट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब काउंट स्टार्ट होगा, 174 होगा और इसी तरह से वो आगे की तरफ काउंट करेगा। लास्ट में जो टोटल काउंट करने के बाद उसके पास जो नंबर आएगा, यानी कि बेसिकली जो SN आपके पास में आने वाला है वो आएगा 5310 का। यहाँ से मेरे पास में A आ चुका है, इन दोनों के गैप को निकालेंगे तो D को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे 174 माइनस 177 विच इज़ इक्वल टू -3। ये D आ गया मेरे पास में A आ चुका, D आ चुका, SN दिया हुआ है, यहाँ से N निकाल लेंगे और मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आएगा मेरे पास में यही इसका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक ही था क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा टफ आप इसको बोल सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी टफ नहीं है। 30 मिनट तक में कैसे काम होगा मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे का भी काम समझ में आ जाएगा। 31 में कैसे 32 या 32 लिखा होगा 32, हाँ, और इसके बाद कैसे ये काम को कंटिन्यू किया जाता है वो समझ में आ जाएगा।
और या नहीं तो इसको कुछ टफ लग रहा तो बना ही देते हैं। 3120, इसको ऐसे याद रखिएगा बस। हम लोग ये काम ये कर लेते हैं यहाँ से कि इसको पहले काउंट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरे पास में, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एस एन की जगह पे 5310 इज इक्वल टू n/2 2। ए की जगह पे हम लोग को क्या लिखना था 177 का, 180 में से 3 कम रहा, प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे मेरे पास -3 लिखा हुआ ही, वापस से क्लोज कर देते हैं। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 620 और यहाँ पे 10 इज इक्वल टू n। इन दोनों में से देखिए 177 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 जो 35 और यहाँ पे 4, ये कैरी ओवर भी फॉरवर्ड किया गया, प्लस 3 माइनस 3n, ये आ गया 10620 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3n² प्लस 357n। और इसको अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दे तो आएगा 3n² माइनस 357n माइनस 10620 इज इक्वल टू 0, माइनस नहीं ये प्लस होगा। अगर यहाँ तक का माजरा अगर समझ में आ गया हो तो भी आपके लिए मैथ बनाना और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। थ्री एन स्क्वायर माइनस, अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन ले सकते हैं आसानी से। 7 5 12 6 7 8 तीन का कॉमन आ रहा है तो वो भी ले लीजिए। n² 1 9 n प्लस 3 3 ज़ा 9 1 6 5 ज़ा 4 ज़ा 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आपके पास में नंबर निकल करके आया है n² माइनस 1199 प्लस ये, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से इसको अब बताने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे रफ में बस एक बार बताने के लिए सॉल्व कर देते हैं। 0 लिखा हुआ तो 0 को तोड़ने का तरीका इंटू 10 होगा। 10 को मतलब हो गया 2 इंटू 5। अब इस केस में समझ लेते हैं 2 के टेबल से 7 3 के टेबल से 5 3 15 16 17 2 9 59 आ गया इधर का, 5 10 6 60 और 15 ऐसे बचेगा 60 और 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं n² माइनस 59n माइनस 60n प्लस 3540 इज इक्वल टू 0। n इन दोनों से कॉमन लेंगे तो n माइनस 59 माइनस 60 कॉमन लेंगे तो n माइनस 59। देखिए अपने मैथ में मुझे इतना भरोसा है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ करके देखने वाले हैं, यहाँ कुछ खास करके तुम लोग देखने वाले नहीं, बस यहाँ पे समझ लेते चीज़ों को। n माइनस 59 यहाँ से वापस से कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 60। तो n का 2 वैल्यू आ गया, 60 आ जाएगा या तो 59 आ जाएगा। यानी कि आपसे ये पूछ रहा था कि आप पूछ रहा था फाइंड टोटल डिस्टेंस, नहीं फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। तो एंटायर अमाउंट को काउंट करने में इसको टोटल लगने वाला टाइम कितना होगा। तो मेरे पास में n यहाँ से आ गया। अब मेरे पास में n क्या निकला हुआ है, वो नंबर जिसपे ये रुपीज़ क्या हो रहा है, इतना रुपया, क्योंकि मेरे पास जो टोटल अमाउंट जो दिया हुआ था वो मेरे पास में टोटल अमाउंट दिया हुआ है 10710 का, ये मेरे पास में टोटल अमाउंट था। टाइम को कुछ गलती तो नहीं, मेरे पास में टोटल जो टाइम आपके पास में ये नंबर लिखा हुआ था। अब ये बोल रहा है कि 180 के हिसाब से 80 मिनट तक तो बेचारा सिंपल से ही काम किया, 30 मिनट तक तो वो पहले ही लगा चुका है। तो 30 मिनट के बाद लगने वाला 59 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 89 का। यानी कि कहने का ये मतलब है कि n जो मेरे पास में 60 नंबर आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास में आंसर निकल के आ जाएगा 89 का। क्यों आएगा ऐसा, 60 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से एक का गैप हम लोग छोड़ करके ही बात कर रहे हैं,
क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 177 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो 177 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 मिनट का जो उस तरह के बीच का गैप था उसको हम लोगों को हटाना होगा। इसलिए इसमें से इन दोनों के बीच का जो गैप 1 का आ रहा है इसको हटाएं करके अगर बात करेंगे तो मेरे पास में नंबर निकल के आएगा 59, और 30 मिनट जो पहले टाइम लगा चुका था उस टाइम को ऐड अगर कर देंगे तो मेरे पास में 89 आ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, और अगर उस कैलकुलेशन में कुछ गलती रहा होगा तो उम्मीद करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है A piece of equipment costs a certain factory is 6 lakh rupees. A piece of equipment costs a certain factory is 6 lakh rupees. If it depreciates in value, यानी कि डिप्रिशिएट करना यानी कम होना शुरू हो जाता है। पहला ईयर में फर्स्ट वैल्यू 15% फॉर फर्स्ट, 13.5% इन नेक्स्ट ईयर, 12% इन थर्ड ईयर एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years, ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। जितना का जितना मेरे पास परसेंटेज निकलेगा वो सारा का सारा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकलने वाला है। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक इक्विपमेंट है आपके पास में जिसका कॉस्ट लिखा हुआ 6 लाख रुपए का। पहला महीना क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो है वैल्यू डिप्रिशिएट करता है यानी कि कम जाता है 15% का, फिर डिप्रिशिएट करता है 13.5% का, यानी कि जो आया उसमें 13.5 कम जाता है ना कि 6 लाख में। फिर जो आपके पास वैल्यू निकलेगा उसमें वापस से वो 12% कम जाता है, यानी कि अगर जो डिप्रेसिंग वैल्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी कमता हुआ वैल्यू के बारे में अगर बात करेंगे तो जो वैल्यू कम रहा है वो 1.5 के हिसाब से वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है, यानी कि 1.5 जो आएगा वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा, क्योंकि अगर बढ़ना होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और कम हो रहा है तो ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। 10 साल के अंत में पूछा तो मेरे पास में जो पहला नंबर आ रहा है वो दिख रहा है 15 का, फिर दिख रहा है 13.5 का, फिर दिख रहा है 12 का, और इसी तरह से आगे की तरफ है। अगर हम लोगों को इसमें फाइंड करने के लिए बोला जाए S10 का यानी कि टोटल कितना आएगा, तो लिखेंगे 10/2 ब्रैकेट में 2 × 15 प्लस 9 और D की जगह पे -1.5। 9 वही कहानी है, 10 में से इसके बीच का जो n आएगा वो 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किए 30 प्लस 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और 15 9 जा होता है 135 पॉइंट लगेगा तो -13.5 आएगा। ठीक, अगर हम 13.5 को वैसे ही यहाँ पे अगर माइनस कर दे तो ये क्या आएगा 5। 30 में से अगर 13 माइनस करते हैं तो हमेशा आता है 17, और यहाँ पे 29 है तो यहाँ पे और हो जाएगा 16 का। कहने का ये मतलब हुआ कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो ये 5 × में 16.5। ठीक, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मेरे पास नंबर क्या आएगा, 25 का 5 लिख दिए, 2 कैरी होगा आगे की तरफ, 16 5 से 80 और 2 82 आ गया, ये नंबर आ गया। अब मेरे पास में ये किस तरह का नंबर आया तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास में जितना ये नंबर आ गया आपके पास में। हाँ, अब ये पूछ रहा है ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। मेरे पास में इतना वैल्यू वो आ गया जो धीरे धीरे कम करते हुए अगर हम बात करेंगे तो कम करते 10 साल में यहाँ तक का ये वैल्यू को पहुँच जाएगा। अब चूँकि ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच गया है, इसका मतलब साधारण तरीके से ये निकला कि मेरे पास में टोटल को अगर हम सपोज़ कर लेते हैं 100, टोटल को अगर हम सपोज़ कर ले 100 और इसमें से 82.5 को माइनस कर दे तो मेरे पास क्या आएगा 17.5। यानी कि इस नंबर को अगर हम 6 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को का अगर हम निकालें 6 लाख 3 4 5 इतना बटा 100 इंटू डिवाइड बाई 100। अगर हम ये नंबर कर देते हैं तो मेरे पास में परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा कि कितने, क्योंकि हर एक नंबर यहाँ पे परसेंटेज में ही दिया हुआ था, इतना परसेंट के हिसाब से कम रहा है, इतना परसेंटेज के हिसाब से कम रहा। तो इस नंबर को अगर हम कैंसिल करेंगे तो मेरे पास में ये नंबर आ जाएगा 5 6 1 2 3 टाइम 0 1 2 3 टाइम 0 5 6 30 102 105 और लास्ट का एक नंबर कट जाएगा, पॉइंट लगेगा इसलिए। तो ये नंबर आपके पास निकल के आएगा 105,000 105,000 निकल के आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट, ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट।
ये आ गया कि ओरिजिनल कॉस्ट इसका इतना रहा होगा 10 सालों में। अगर हम ऐसे समझिए कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है सो तकरीबन 1 लाख रुपये था। अगर हम बढ़ने के हिसाब से देखें तो धीरे धीरे जब वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँचा होगा तो ऑब्वियस बात है कि इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कभी कभी कि इसको रिवर्स वे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको बहुत साधारण तरीके से ऐसा समझते हैं कि मेरे पास अगर हमको टाइम दिया जाता, अगर टाइम होता मेरे पास में, तो जो 6 लाख रुपए का जो वैल्यू था वो धीरे 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 घटते एक समय ऐसा भी आएगा 10 साल के बाद कि इसका वैल्यू 1 लाख रुपए के आसपास बचेगा, अगर उसका पास में डिप्रिशिएट करने वाला वैल्यू बिल्कुल सही सलामत इसी तरह से कमेगा। तो कॉपी कर ही नहीं हो जाएगा। वीडियो है तो वीडियो पॉज भी कर सके देख सकते हैं, क्लास रहता तो क्लास नोट्स की तरह बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 69 वाले में, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव कैश प्राइजेस। कैश प्राइस देना है 700 रुपये का, यानी हम लोगों के पास में ये चीज़ क्लियर होगा कि मेरे पास में SN जो होगा वो कम से कम 700 का ही है। सम ऑफ 700, तो पहले करते हैं 700, यानी कि SN इज इक्वल टू लिख दिए 700 का, ठीक। फिर आगे बोले इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्वाभाविक बात है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में अगर आप अच्छा करेंगे तो उसके लिए वो कुछ राशि को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्राइज़ पहले आता है, पहले आता है आपके पास अमाउंट, उस अमाउंट में से किस तरह से पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये काम आपको देखना है। तो ऐसा नहीं ये दे दिया, बोला है इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो ऑब्वियस बात है कि अभी जो हम लोग बात किए इसमें 15 से हम लोग क्या आ रहे थे 13.5 पे आ रहे थे, यानी कि वैल्यू जो फर्स्ट करेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा और जो कम आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 20 रुपये कम करते हुए जाएंगे। तो मेरे पास में और ऐसे कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 प्राइस गिव 7 कैश प्राइज 7 बच्चों को, यानी कि n इज इक्वल टू आ गया 7 और जो d का वैल्यू आएगा वो आएगा 20 का, ठीक है। नहीं, d का वैल्यू जब कम जाते हैं तो आता है -20 का। अब हम लोगों को एक फाइंड करना है क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर आ जाएगा तो उसके कम करते हुए वैल्यू को निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू लिखा हुआ तो वो लिख लेते हैं। n की जगह पे क्या लिखा हुआ 7, यानी कि S7 इज इक्वल टू 700 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2। a की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, a दिया हुआ ही नहीं है, a n की जगह पे यहाँ पे 7 लिखा हुआ तो 6 हो जाएगा और d की जगह पे -20 है तो -20 रहने देंगे। इसको आप चाहें तो काट दीजिए, वैसे तो 700 अपॉन 2 कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस या -120 कर देते हैं सीधा, -120। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बाहर निकलेगा और ये भी बाहर निकलेगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे। और SN का वैल्यू एक सेकेंड यहाँ पे 7 होगा, अच्छा हुआ काटे भी नहीं और अच्छा हुआ कि सॉरी, और S7 का जो वैल्यू लिखा हुआ वो लिखा हुआ 700 का। तो मेरे पास में ये इससे कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 100 का। कहने का ये मतलब हुआ कि a - 60 इज इक्वल टू क्या आ गया 100 का, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला बच्चों को होगा वो होगा 160 का। अब d मेरे पास में इसमें ऐड करेंगे तभी सेकंड प्राइज़ आएगा, तो ऑब्वियस बात है इससे 20 हम लोग कम करते चले जाएंगे, 140 120 100 80 60 40, जहाँ तक आपका वो पूर्ण न जाए, जो उसमें आके नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 40 पे आके रुक जाएंगे। यानी कि 7th बच्चे को जो प्राइज़ मिलने वाला होगा वो आपको प्राइज़ मिलेगा 40 रुपये का। मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ था और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स के अलावा भी पूछा ही जाता है हर बार, तो भी इन दोनों जगहों पे ये काफ़ी फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP प्रूव दैट S30 इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से करवा दे रहे हैं। S30 इज इक्वल टू 3 S20 माइनस S10। तो S20 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल कहानी में लिख देते हैं 20/2 a + an। अब पूरा फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोग को इसके फॉर्म में ही लेकर के आना, ना a दिया हुआ है ना d दिया हुआ ना कुछ दिया हुआ, तो यही फॉर्मूला काफ़ी है, यानी कि 10 ब्रैकेट में a + an। अगर हम S10 निकालेंगे उसको कैसे लिखेंगे, S10 इज इक्वल टू 5 सीधा और a + an, 10/2 करेंगे तो 5 ही आएगा, तो ये लिख दिए। अब इन दोनों को ऐसे लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। मेरे पास लिखा हुआ है S2 S, या फिर ऐसे लिख दीजिए, माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, ये माइनस यहाँ पे ऐसे कर देते हैं माइनस का और यह माइनस का यहाँ पे, यानी कि S20 में से S10 को माइनस कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे S20 माइनस S10 इज इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे,
इन दोनों को पे ध्यान देना है। तो मेरे पास में क्या दिखाई देगा, 10a प्लस 10an, ठीक है, -5a माइनस 5an। अति उत्साह के चक्कर में माइनस करना है तो केवल एक नंबर को ही नहीं करिएगा, दोनों को ही करना है, जैसे कि यहाँ पे किया गया। तो S20 माइनस S10 करने पे जो आएगा आपके पास में वो ये आएगा कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5a आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5an आ जाएगा। दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस an रहेगा, सॉरी a प्लस an आएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया S20 माइनस S10, और 3 से मल्टीप्लाई करके सीधे 15 कर देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे S30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S30 इज इक्वल टू 30/2, समझाने के लिए केवल 2 और a प्लस an। क्या इसको हम लोग 15 लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि 15a प्लस an आ गया। अगर आपके पास में इस तरह का नंबर आ रहा है तो बेसिकली आप इस नंबर को क्या S30 बोल सकते हैं। तो सिंपली इसको लिख दें कि ये वाला टर्म इज इक्वल टू S30, यानी कि RHS इज इक्वल टू क्या आ गया, LHS। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हम लोग अभी तक जो है सर टोटल 70 तक हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं 71 की तरफ। बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन, और ये अच्छा क्वेश्चन भी, इसको मुझे बना के ही दिखाना होगा। पहले लिख रहा है -4 है आपके पास में, ऐसा नंबर लिखा हुआ आपके पास में, -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 437। यहाँ पे ये मेरे पास बेसिकली an लिखा हुआ है, तो पहले तो हम लोग an का ही काम कर लेते हैं, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की जगह पे क्या दिख रहा है, -4, n तो पता नहीं है, n माइनस 1, और d की जगह पे दिख रहा है हम लोगों को 5 माइनस 2 करेंगे सिंपल करने के लिए। वैसे -1 माइनस ऑफ -4 करेंगे तो भी रिजल्ट 3 ही आना है, तो यहाँ पे भी 3 लिख लीजिए। और an की जगह पे x दिख रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू -7 प्लस 3n। अब अगर यहाँ से n की वैल्यू को निकाले तो क्या लिखेंगे, x प्लस 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n। आप इसको सॉल्व करेंगे तो n का यही वैल्यू आएगा, n इज इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन में 3, ठीक है। अब मेरे पास में Sn जो लिखा हुआ है, अब हम लोग उसका काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही समझते हैं Sn की जगह पे कैसे लिखेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, क्योंकि मेरे पास में सब कुछ मटेरियल पहले से तैयार है। a दिया हुआ है, n का वैल्यू अभी अभी जस्ट उन्होंने निकाल के लेके आए हैं, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो जो मेरे पास में सम करने पे जो नंबर आ रहा था वो नंबर कितना आ रहा है, 437 का। n की जगह पे यहाँ पे हम लोग ये इस वैल्यू को निकाले हैं, x प्लस 7 अपॉन में 3। बहुत सा बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं वो भी बता दे रहे हैं, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना वो छोड़ देता है, जबकि यहाँ पे 3 इंटू 2 भी होगा। और a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -4 का, और an की जगह पे क्या वैल्यू लिखा हुआ दिख रहा है, x का। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो केवल x का ही वैल्यू आएगा ना। अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो n भी आ जाएगा, और फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि सही बनाए हैं या फिर गलत। तो सॉल्व करते हैं। 437, इन दोनों में से कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, इंटू 6 इज इक्वल टू x प्लस 7 और ब्रैकेट में x माइनस 4। इसको अगर आप ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, और यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 2 6 2 2, ठीक है। अब हम लोगों का क्वेश्चन था -4 से लेकर के
तो आपके पास में ये नंबर निकल करके आ गया। अब इसको आप x के फॉर्म में ही केवल इसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप इसको x के फॉर्म में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे ये आसानी से आपके पास में बनता ही चला जाएगा। भाई जब इसको इस तरफ ऐड करके ऐड कर लीजिएगा, यानी कि x² प्लस 3x और 28 40 50, तो कितना आ जाएगा प्लस 2650 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म अगर आप इसको स्प्लिट कर लीजिएगा ये आपका आसानी से बन जाएगा। और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत हो रहा हो तो दो फार्मूले को वापस से बता दे रहे हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, जहाँ पे b 3 को रिप्रेजेंट करेगा, a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो c है वो 2650 को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसका वैल्यू आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे छोड़ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये चीज़ है, बल्कि ये आसानी से बन जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगता है। मेरे ख्याल से 25 मिनट के आसपास तो अभी ही हो गया होगा। ठीक है, और वैसे भी एक बात सुनने में थोड़ा सा ख़राब जरूर लगेगा, मगर ये याद रखिए कि मेरे मेहनत करने से मेरा फ़ायदा होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, इसलिए भी वो आपके लिए छोड़ा भी गया था। खैर, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 में बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP -2 -7 -12 विल बी -77 विच टर्म ऑफ द AP, यानी कि n पूछ रहा है और आपके पास में फर्स्ट टर्म लिखा हुआ -2 का, -7 का, और ऐसे करते करते -77, अगर हम सही बोल रहे हैं तो सॉरी विल बी पूछ रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो -77 आएगा। तो यानी कि an हम सपोज कर लेते हैं कि यही होगा। a की जगह पे क्या लिखेंगे 2 को, और -7 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो d का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -5 का। n लिखा हुआ यहाँ से आप n को फाइंड कर लेंगे। अगर n आपका फ्रैक्शन में आता है यानी कि नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर होता है तो हम बोलेंगे कि -77 इसका पार्ट नहीं होगा। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा तो हम लोग ये समझेंगे कि n इसका पार्ट होने वाला है। फिर आगे इसमें पूछ रहा है फाइंड सम ऑफ दिस AP। अब जितना भी n आएगा उसका आपको सम पूछा गया। अगला पूछ रहा है इसे में अप टू द टर्म ऑफ -77, वही सबको सम करने के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बात करें तो बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंसेस इज 20। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ 8 का और कॉमन डिफरेंसेस है 20 का। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP यानी कि SN के बारे में बात किया है, और तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में t। ये मेरे पास में बहुत सिंपल साधारण सा फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास में। फर्स्ट टर्म इज़ 8 एंड कॉमन डिफरेंसेस इज 2, तो फर्स्ट टर्म 8 लिखा हुआ है तो इसको भी 8 ही कर देते हैं, और कॉमन डिफरेंस 2 लिखा हुआ है तो इसको रब करके 2 कर देते हैं। ये लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है कॉमन डिफरेंसेस इज 20, सॉरी 2 नहीं है 20 यहाँ पे, तो 20 कर लीजिए, जितना लिखा हुआ बोलेगा उतना ही करना है। इज 20 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ AP होज फर्स्ट टर्म इज -30। अच्छा, 2 AP दिया हुआ है, एक तो ये टर्म होगा, दूसरा होगा 2n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n, यानी कि 2n - 1 और d की जगह पे d रहने देते हैं। ये फॉर्मूला है, अभी उसी जगह पे करेक्शंस करते हैं इसके हिसाब से। क्वेश्चन बोल रहा था आपके पास द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंसेस इज 20, ये इसका था। फिर आगे ये बोला इज 20 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, तो ये 2n टर्म के बारे में बात कर रही है, तो S2n के बारे में बात हो रहा है, तो n की जगह पे 2n से रिप्लेस किए तो यहाँ भी 2n से रिप्लेस हो गया और वहाँ भी 2n से ही रिप्लेस होगा। 2n टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -30 एंड कॉमन डिफरेंसेस इज 8, तो फर्स्ट टर्म -30 का है तो a की जगह पे -30 कर दिए, और कॉमन डिफरेंसेस बोल रहा है 8 का, तो यहाँ पे 8 कर देते हैं। कॉमन डिफरेंसेस इज 8, फाइंड n, तो अब आपको n फाइंड करना। तो पहला काम तो यही काम कीजिए कि यहाँ से इस 2 को काटेंगे, इस n को और इस n को काट देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि n का वैल्यू नहीं निकलेगा, n का बेशक वैल्यू निकलेगा। सॉल्व करते हैं, 28 प्लस 20n - 20 इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी 2 दिख रहा है, -60 दिखा, प्लस 16n दिखा, -8 दिखा। इसमें से अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 20n प्लस 8 इज इक्वल टू 60 और ये 8, यानी कि 16n - 68 इंटू 2 कर दीजिए।
अगर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि 2 अगर हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 10n + 4 = 16n - 68। और यहाँ से 2 अगर आप हटा करके नीचे इस तरफ 2 कर देंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस n को अगर हम उस तरह लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 16n - 10। और यहाँ पे क्या बचा रह गया, इसको थोड़ा सा एक स्टेप नीचे कर देते हैं। 4 + 68 = 16n - 10n। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 6n = कितना, 72। तो n = क्या आ गया, 12। 12 × 72, 7, ये 12 का आ गया। इसका मतलब ये हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का जो आपके पास में वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 12 का। कुछ गलत तो नहीं है ना। बनाने का तरीका तो बिल्कुल यही, एन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वो 2 बचा 28 यहाँ पे, -20 करेंगे तो 8 आ गया, 2n यहाँ पे, -60 और 16 - 8, इन दोनों बैठ के 68 आ गया, 16 एन यहाँ पे, 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको इस तरफ भेज दिए 2 कॉमन ले करके। हाँ, तो 6n यहाँ पे, 68 इधर आ गया, 72। फर्स्ट टर्म 8 आ गया। यहाँ पे इस बात को देखिए, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो वहाँ जैसे कि मल्टीप्लाई किया था ना, 2 × 8 आएगा, 16 होगा यहाँ पे। छोटा छोटा बात मैथ्स में बहुत मायने रखता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा ये, और -4 का मतलब होगा यहाँ पे -2 होना, और यहाँ -2 का मतलब है यहाँ माइनस, उसके बाद गलत ही मैथ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये नंबर उस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ आएगा, तो -2 + 68 = 16n - 10n। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे तो 6n आ गया, और ये करेंगे तो 68 आएगा, सॉरी 66 आएगा, और n = 11 आएगा। छोटा सा गलती जो है उसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है मैथ में। तो मेरी गलती से भी आप आएँ तो सबक सीख सकते हैं कि किस तरह से मैथ में हल्का सा मिस करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो खैर 73 तक तो हो गया हम लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं 77 वाले पे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगला क्वेश्चन जहाँ पे छोड़ दिए तो वो भी गलत होगा, इस भर में मत रहिएगा। गलती से कभी भी हो सकता है, ये बात तो ठीक है, मगर ऐसा भी नहीं कि हर जगह गलत होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड किया जाए। 74 वाले में बोल रहा है, द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन एनुअल डे। एनुअल डे में कोई भी चाहता है कि उसका स्कूल अच्छा दिखे, तो ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या सोच रहे हैं ये लोग, बाई फिक्सिंग अ कलरफुल ऑन द स्टेट पैसेज ऑफ द स्कूल। वो चाहता है कि जो पैसेज होगा जहाँ से कोई अतिथि वगैरह आएंगे उसके पास में वो कलरफुल हो। दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स एट इंटरवल ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर पे अगर लगा होगा 27 फ्लैग अगर लगा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सही बात भी है। द फ्लैग आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। अच्छा, जितने भी फ्लैग है वो बिल्कुल मिडल में लगा दिया गया है, रखा हुआ है पहले तो। रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग को उसको प्लेस करने का काम रुचि नाम की लड़की को दिया गया है। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग आर स्टोर्ड। जहाँ पे फ्लैग रखी है वहीं पे ये भी रखा हुआ है, बुक भी रखा हुआ है। सी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट ए टाइम। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड कंप्लीटिंग द रिटर्निंग होम कलेक्टर बुक्स। अभी बोल रहा है कि वो कलेक्ट करने में टोटल कितना है, पहले इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे उस आदमी का झंडा होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो फ्लैग है वो 27 है, ठीक। आपको झंडा जैसा मन करे वैसा लगा लीजिएगा। ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे रुचि भी यहीं पे खड़ी है, बुक्स भी बेचारी कहीं पे। तो अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टोटल 13 होगा, और राइट की तरफ जाएंगे टोटल तो यहाँ भी कितना होगा, 13 होगा, जो फ्लैग इसको लगाने का काम दिया गया है। इस तरफ से 13 यानी कि यहाँ पे पहला काउंट करेंगे और यहाँ से पहला काउंट करेंगे, फर्स्ट से कंटिन्यू करके 13, यहाँ पे फर्स्ट से कंटिन्यू करके 13।
तो 13 इस तरफ 13 इस तरफ, 13 प्लस 13 कितना होगा 26, और बीच में एक फ्लैग तो होगा ही होगा जहाँ से वो हर एक फ्लैग को उठा करके उस तरफ लेके जाएगी और इस तरफ भी वो लेकर के आएगी। तो अब आपसे ये बोल रहा है 13 फ्लैग, यानी कि आपके पास में टोटल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से वो यहाँ पे गई, एक बार काउंट की, वापस वो यहाँ पे आ गई, तो 2 काउंट हो गए आपके पास में। तो इसका कहने का ये मतलब है कि 2 मीटर्स। अच्छा यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेकर जहाँ फर्स्ट होगा इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिखा हुआ है 2 मीटर का, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस है 2 मीटर का। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट का या फिर राइट का फाइंड करेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों जगहों पे। तो पहले हम लोग इस तरफ की बात करते थे, 2 मीटर यहाँ पे हो गया, वापस से गए 2 मीटर, तो 4 हो गया। यहाँ पे अगर दूसरा होता तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ, 2 मीटर यहाँ से यहाँ, 4, और वापस से 4 जाएगी, तो यानी कि 8 आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का एपी फॉर्म किया जहाँ पे 13th, ये 13th इसका पार्ट नहीं है एपी का, 13th इस एपी का पार्ट नहीं है, ये नंबर में 13 बता रहा है जो यहाँ पे नंबर में चल रहा था उसके बारे में। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 13/2, 2 × 4 + 12 × 4। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसमें से S13 फाइंड करना है अगर, तो 13 में से 1 कम 12 आ गया यहाँ पे, 13/2, और यहाँ पे भी हम नहीं करते, यहाँ से सीधा काट देते हैं इसको 2, तो आपके पास क्या बचेगा 13, 4 + 24, यानी कि 13 × 26 का आ गया। 13 को अगर आप 26 से मल्टीप्लाई 4 है ना, 4 और 4 सॉरी 28 हो गया यहाँ पे, 28 से 13 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में नंबर कितना आ जाएगा, 364 का। यानी कि लेफ्ट पार्ट में जो भी आपके पास में काम किया गया है वो यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से वहाँ तक भी कितना होगा, 364 ही होगा। यानी कि अगर हम इसको 72 से 128 इतना टोटल आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा था यहाँ पे व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस सी ट्रैवल टू कैरिंग द फ्लैग, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, तो इन दोनों में से कोई एक के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, तो 364 के आसपास का आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके 74 तक का जो आपका जर्नी रहा होगा, इस 7th वाले पार्ट तक का, 7th पार्ट में ये वीडियो आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा। धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ धीरे धीरे समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कोई कमेंट्स आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको पढ़ना तो है ही है, अगर आप मान लीजिए किसी हायर टीचर से पूछेंगे ना, तो सारा कुछ हम लोगों को एपी में जो अभी पढ़ रहे हैं वो आने वाले टाइम में जब आप 11th 12th करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए जब आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे उस वक्त भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए ये नहीं कि केवल अभी पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि आगे आने वाले टाइम के लिए भी आपको इस चीज़ को पढ़ के रखना चाहिए। खैर उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये होगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए कि हम इस जगह से बोल रहे हैं। हालांकि इसका फ़र्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि नए नए हैं तो हम लोगों को भी चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो कैसे कहाँ तक जा रहा है, ताकि उसके बारे में और भी ज़्यादा हमको मोटिवेशन ही यहाँ से मिलता है। बेसिकली बात यह है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इतना लंबा समय तक पेशेंस बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।